वो फाइनली जो ड्रैगन गॉड की सोल है उसके साथ खुद की सोल को मर्ज कर लेता है। लेकिन अब यहाँ पे जो बर्निंग हेवन क्लान के जो बंदे थे ना, वो लोग यहाँ पे ऑलरेडी युनशी को मारने के लिए उस केव के बाहर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर युनशी मौजूद था। और युनशी जैसे केव से बाहर आता है तो बर्निंग हेवन क्लान का ये जो बंदा था ना, यानी कि इनका मास्टर, वो आते साथ ही युनशी को देखकर कहने लगता है कि लड़के, तूने बहुत भगा लिया और बहुत भाग लिया, अब तो यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता, चुपचाप सरेंडर कर दे और अपनी तलवार यहीं पे गिरा दे, हम तुझे आसान मौत देंगे, वादा करते हैं। अब युनशी उसकी बात सुन के कहने लगता है, ये तुम लोग यार थकते नहीं हो क्या? सेम डायलॉग घिसी पिटी बार बार मार मार के। अब उसकी ये बात सुनकर ना तो इनका एक जो एल्डर था वो सीधा युनशी के ऊपर टूट पड़ता है। ये वही एल्डर है जो कि इससे पहले के जो एपिसोड थे उसमें बहुत ज्यादा उछल रहा था और जिसके चलते इनके यंग मास्टर को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी। अब यहाँ पे ये बंदा और युनशी दोनों फाइट करने लगते हैं। युनशी उसकी तरफ एक स्लैश अटैक भी कर देता है जिसके चलते वो जो एल्डर था वो खुद के आगे एक डिफेंसिव बैरियर को बना लेता है, बट सडनली वो भी काउंटर में एक स्लैश अटैक करता है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को एक्सपेंड करते हुए युनशी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन युनशी वो तो अपनी बस 2 फिंगर के बीच में ही उस तलवार को रोक लेता है। मतलब समझ रहे हो इसका पावर लेवल कितना ज्यादा बूस्ट हुआ है। अब गाइस यहाँ पे तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो ब्लेड है ना, ये असल में एक बहुत ही पावरफुल अर्थ प्रोफाउंड वेपन है जिसके चलते इसे रोक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इसने रोक लिया, जो देखकर यहाँ पर सारे लोग दंग रह जाते हैं। और यहाँ पे इनका जो मास्टर वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता, एक अर्थ प्रोफाउंड वेपन ब्लेड को भी इसने रोक लिया। अभी युनशी अपनी ताकत को देखकर कहने लगता है कि अच्छा, तो ये है ड्रैगन गॉड के मैरो का पावर। हाँ, क्या बात है यार, मुझे तो पहले ही यहाँ पे आ जाना चाहिए था। अब युनशी उसकी स्वॉर्ड को क्रश करते हुए उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक कर देता है, जिसके चलते इनका जो 13 एल्डर यानी कि 13वां एल्डर था, ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पे इनका जो मास्टर कमांडर था वो आगे आता है और 13 एल्डर को सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और इनकी आंखों के सामने ही इनका एक साथी चला जाता है, जो देखकर तो दूसरा एल्डर कहने लगते हैं कि एक दिन में कितना कुछ हो गया। हाँ, तभी युनशी उस बंदे को देखकर कहने लगता है कि देखो, अब अपनी दूसरी जिंदगी में ना मुझसे पंगा लेने की तो सोचना भी मत, और हाँ, हो सके तो थोड़ा कम उछला करो, अगर ऐसा करोगे तो लंबा जियोगे। अब ये सुनकर तो इन लोगों के खून में ही आग लग जाती है और वो बंदा कहने लगता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हमारे 13 एल्डर का बदला तो मैं लेके ही रहूंगा। अब ये सब लोग एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ये जंग अब सिर्फ 13 एल्डर के नाम हो चुकी है। तभी यहाँ युनशी ने आता हुआ देखकर स्माइल करता है, अपने स्वॉर्ड को तेजी से थामता है और बस यहाँ पे मार धाड़ शुरू। एक एक करके इन सभी को वो स्लैश करते हुए आगे की ओर बढ़ने जाता है। अब यहाँ जैसे जैसे वो इन्हें स्ले करता है ना, वैसे वैसे इनकी पावर ड्रेन होने लगती है। अब तभी बारी आती है इनके मास्टर की और युनशी उससे भी एक स्लैश अटैक मारता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड जो है उसके अटैक को रोक लेता है। हालांकि उसका स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाता है। अब ये बंदा यहाँ से भागते हुए कहने लगता है कि इसके पास तो किंग प्रोफाउंड वेपन है, कोई भी इसके आगे टिक नहीं सकता, सबके सब भागो। युनशी कहने लगता है कि फिर तो तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हारी जान इसी महान स्वॉर्ड से ले जाने वाली है। ये कहते हुए युनशी एक स्लैश अटैक चलता है और भाई जैसे इसको पड़ता है ना, इस बंदे की बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है। ये देखकर जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी युनशी अपने विंग्स को एक्टिवेट करते हुए इनके पास जाने लगता है। इनके साथ थोड़ी बहुत हाथापाई होती है और यहाँ इनको भी ये बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब क्योंकि ये तीनों एक साथ टूट पड़ते हैं, हालांकि युनशी ने हैंडल कर लेता है, पर फिर इन सभी को दूर पटकते हुए वो कहने लगता है कि देखो यार, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भाग नहीं रहा, एक एक करके आओ, आराम आराम से मरने में ना बड़ा मजा आएगा। ये कहते हुए युनशी अपने फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते इनका जो सो कॉल्ड एल्डर था ना, वो यहाँ पर देख कर ही हैरान था कि इतनी कम उम्र में आखिर वो इतनी पावरफुल टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर पाया। लेकिन फिलहाल के लिए वक्त नहीं था कि वो ऐसी सरप्राइज हो, तो वो सबसे पहले ये जो अटैक था ना, इसे रोकने के लिए चाहता है। सबसे पहले एक अटैक करता है, लेकिन वो काम नहीं आता, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को एज अ व्हील की तरह यूज करते हुए तेजी से उसे स्पिन कराता है और फाइनली इसे डिस्ट्रॉय कर ही देता है। और अब बारी थी उसके अटैक करने की, तो वो यहाँ अपनी एक फॉरबिडन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, जिसमें अपनी स्वॉर्ड को हवा में वो लहरा देता है और फिर मोस्ट पावरफुल बर्निंग हेवन ड्रैगन नाम की टेक्निक को अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ पर काफी अमाउंट में एनर्जी सर्च होने लगती है और इसी के चलते यहाँ पर एक ड्रैगन का फॉर्म हमें नजर आता है। लेकिन गाइस, सरप्राइजिंग वाली बात ये है कि ये जो एल्डर है ना, युनशी को मारने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुका था कि ये अपने ब्लड एसेंस तक को भी यूज कर लेता है। और ये जो चीज थी युनशी बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, क्योंकि यार उसके पास जो ड्रैगन गॉड है उसका मैरो मौजूद है, तो वो अटैक को देखकर ही बता सकता है कि इसे परफॉर्म करने के लिए इसने कौन से मेथड का यूज किया है, स्पेशली अगर वो अटैक ड्रैगन से रिलेटेड हो। अब तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पे वो जो एल्डर था ना, वो दोनों ड्रैगन्स को एक साथ इसके ऊपर उतार देता है। युनशी भी अपनी स्वॉर्ड लेकर इनसे फाइट करते हुए उछलते कूदते इनका सामना कर रहा था, लेकिन 2 के तादाद में ये थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, तो वो इमीडिएटली अपनी सेलिंग ऑफ द क्लाउड्स एंड द सन नाम की टेक्निक को अनलीश करता है, जहाँ उसके आसपास एक बैरियर बन जाता है, जिसके चलते जब ये ड्रैगन उसके ऊपर हमला करता है ना, तो ये बैरियर बहुत इजीली इसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन जो काउंटर स्लैश अटैक है वो युनशी को फील हो रहा था अपने सोल के अंदर, बट फिलहाल युनशी जानता है कि ज्यादा देर तक वो भी इसे हैंडल नहीं कर सकता। तो ये देखकर जो एल्डर था ना, वो इमीडिएटली
इमीडिएटली दूसरे ड्रैगन को भी ऑर्डर देता है और कहता है कि इसे मौत के घाट उतार दो। बट एज ऑलवेज हम जानते हैं कि युनशी के पास बैकअप प्लान मौजूद होता ही है, नहीं होता तो यार ये बना लेता है। बस फिर क्या, वो यहाँ पे निकालता है अपनी स्वॉर्ड को, उसे चला के मारता है और जो अटैक वो चलता है ना वो उसके डिफेंस को भी सबसे ज्यादा कमजोर कर देती है। लेकिन जो इम्पैक्ट था वो इस ड्रैगन को पड़ जाता है, जिसके चलते इससे जो अपने ब्लड एसेंस के जरिए से कास्ट कर रहा था यानी कि वो जो एल्डर, उसे काफी सॉलिड वाला झटका लगता है, जिसके चलते वो खून की उल्टियां कर देता है। अब यहाँ सडनली युनशी के पास जो उसकी स्वॉर्ड थी ना, उसके अंदर से जो ड्रैगन गॉड की मैरो की पावर है वो सर्च होने लगती है। मतलब यार जो उसकी बॉडी के अंदर है वही सर्च हो रही थी, लेकिन स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, विच मीन्स कि इसका स्वॉर्ड पावर और उसकी और अब पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे जो पावर उसकी बॉडी से सर्च हो रही थी उसे देखकर तो यहाँ इनका जो ग्रेट एल्डर था वो भी हैरान था। तभी यहाँ पे युनशी उस ड्रैगन को यहाँ पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए उसे दूसरी ओर पटक देता है। इसी के साथ गाइस पता ये चलता है कि यहाँ पे इनका जो यंग मास्टर है ना वो जिंदा है, विच मीन्स कि इससे पहले जो मरा था वो शायद इसका क्लोन होगा। अब जिस ड्रैगन को उठा के इसने पटका था उसके नीचे इनका 9th एल्डर आके मारा जाता है, मतलब उसकी बॉडी ऐसे राख बदल जाती है, जो देखकर ग्रेट एल्डर और यहाँ इनका जो मास्टर था ना, इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा 11वां 13वां और अब तो 9वां एल्डर, तीनों एल्डर मारे जा चुके हैं। तभी यहाँ अपने फीनिक्स ब्रेक अटैक का यूज कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि फायर फीनिक्स हवा को चीरते हुए बादलों के बीच से निकलते हुए यहाँ इनका जो ग्रेट एल्डर है उससे टकराने की कोशिश करता है। बट मौका रहते ही बुड्ढे ने यहाँ पे एक सॉलिड टाइप का जो डिफेंसिव बैरियर है उसे क्रिएट कर लेता है। अब इस शील्ड के चलते जैसे ही युनशी का जो फायर फीनिक्स इससे टकराता है ना उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन गाइस ये तो फायर स्प्लिट हुई थी, खत्म थोड़ी हुई थी, तो यहाँ इसका बैरियर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रिटर्न में ये जो फायर फीनिक्स था ना ये वापस से फायर बॉल बनकर उसके ऊपर बरस पड़ता है और ये अटैक इतने तगड़े वाले थे ना कि इनका जो ग्रेट एल्डर था ना उसकी बोलती बंद हो जाती है और ये बंदा काफी दूर जा गिरता है। तभी युनशी अपनी आईज ओपन करते हुए अपने स्वॉर्ड को ड्रैग करता है और उसके पास से गुजरते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि एक दिन तुम्हारी ये जो वर्थलेस लाइफ है ना इसे मैं अपने हाथ से लूंगा। जब ये बात उसके एल्डर के कान में जाती है ना तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, मौत का खौफ उसके चेहरे पे साफ नजर आता है और युनशी अपनी तलवार को उठाते साथ ही इसका चैप्टर क्लोज कर देता है और इसकी बॉडी जल के राख हो जाती है। ये देखकर तो यहाँ पे बर्निंग हेवन क्लैन का ये जो मास्टर था वो काफी ज्यादा डर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, भाग तो हो सकता नहीं था। तभी युनशी उसकी तरफ देखता और कहता है कि चिंता मत करो, मैं फिलहाल के लिए तुम्हें नहीं मारूंगा और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है और तुम्हारी जिंदगी के साथ मैं तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को एक मौका दे रहा हूँ, सुधर जाओ वरना तुम्हारा मैं वो बुरा हाल करूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बच्चे कुछ लोग है ना उन्हें लेके यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा तुमने मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा जो बर्निंग हेवन क्लैन है ना इसके पूरे के पूरे मेंबर्स के साथ इसे हमेशा के लिए मैं मिटा के रख दूंगा और जिसके बाद तुम सब के सब मेरे बस कल्टीवेशन जर्नी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन के रह जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस बंदे को धुतकारते हुए यहाँ से भगा देता है। यहाँ से वो जाने की कोशिश तो करता है लेकिन जब अपने आसपास लोगों की मौत को देखता है ना उसे बहुत गुस्सा आता है, पर कमजोर था तो वो क्या ही कर सकता था। इसी के चलते वो मुंह उठा के बस चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। इस दौरान जैस्मिन युनशी को बताने लगती है कि जो मैरो होती है ना वो असल में बोन का फाउंडेशन होती है, इसीलिए तो इसे बोन मैरो कहा जाता है। और अब जबकि तुम्हारे पास ड्रैगन गॉड्स का मैरो है जिसे कि उस बुढ़े ड्रैगन ने अपने अंतिम लम्हों में तुम्हें दिया है, तो मेरे ख्याल से जब वक्त आएगा ना तो वक्त पे तुम इसका केवल 10% ही यूज कर पाओगे, यानी कि ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन का बस 10% पावर। अब जरा सोचो अगर तुम इसे 80% तक यूज करने लगो तो फिर तुम्हारे सामने तो शायद यहाँ आसपास एंटायर कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं जो कि तुम्हारे आगे टिक पाए। यहाँ पे युनशी उसकी सारी बात बड़े गौर से सुन रहा था। तभी युनशी कहने लगता है कि क्या तुम सच कह रही हो, अगर मैं 10% ब्लड पावर का यूज कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रू ड्रैगन गॉड की 10% पावर आ चुकी है ना। जिसमें जैस्मिन कहती है कि अगर तुम जिंदा रह पाए ना तो हाँ बिल्कुल तुम्हारी जो थ्योरी है वो सही है। अब तभी युनशी सामने की ओर देखकर कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे जल्द से जल्द फेरी यू को ढूंढना होगा, पता नहीं वो कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जहाँ भी हो सेफ हो। इस दौरान युनशी अपने बर्ड को बुला लेता है जैसे कि इसने एक्सप्लोर करने के लिए भेजा था ताकि वो फेरी यू को ढूंढ पाए। अब उसके ऊपर सवार होकर युनशी सीधा यहाँ से निकल पड़ता है। रात का वक्त था और युनशी अभी भी ट्रेवल कर रहा था। इस दौरान उसे ब्लू ड्रैगन और जो फीनिक्स है इन दोनों से पता चला था कि इन लोगों ने कुछ काफी खतरनाक चीजें देखी है और आखिर वो क्या होगा। जिस पे जैस्मिन बताने लगती है कि अगर वाकई में उस बुढ़े ड्रैगन की बेटी अभी भी जिंदा है ना तो इसका मतलब एक ट्रू गॉड जो कि इस वर्ल्ड से न जाने कितने सालों के लिए गायब हो चुका था वो वापस आ जाएगा और वो भी जिंदा भी है। और किसे पता उसके आने के बाद कौन सा ऐसा पावरफुल फिनोमेना ट्रिगर हो जाए जिसके बारे में किसी को भी आइडिया ही नहीं। अब इसी के साथ युनशी थोड़ा और सोच में डूब जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ये पहले रहा करती थी। अब यहाँ पे आते साथ ही युनशी सबसे पहले उस बर्ड को अलविदा कहता है, वो यहाँ से चला जाता है और अब युनशी एंट्रेंस की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पर एक आइस ब्रिज मौजूद था। बट सरप्राइजिंगली युनशी जैसे आगे की ओर जाता है ना और ये एंट्रेंस की तरफ जैसे कदम रखता है तो उसे कुछ फील होता है। यहाँ तक कि जैस्मिन उसे बताने लगती है कि हाँ तुमने सही
सही फील किया, यहाँ पर एक प्रोफाउंड फॉर्मेशन मौजूद है और ये एक ऑफेंसिव टाइप का फॉर्मेशन है जो कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को सदियों से प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है और कह सकते हो कि ये इनका एक गार्डियन फॉर्मेशन है। लेकिन युनशी बिना किसी चीज की परवाह किए फ्रोजन क्लाउड पैलेस की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही वो ब्रिज के आधे रास्ते में पहुंचता है तभी एक आवाज आती है और वो उससे कहने लगता है कि फ्रोजन क्लाउड ने ऑलरेडी अपने दरवाजे बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिए हैं, किसी भी आउटसाइडर को अंदर आने की इजाजत नहीं है और अगर तुम जबरदस्ती आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस बाहर निकलेंगे उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। युनशी यहाँ पे उसकी बात सुनता नहीं, इग्नोर करते हुए सेकंड गेट की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपना पैर रखता है ना तो सडनली यहाँ पर वो जो फॉर्मेशन था वो पूरी तरीके से ट्रिगर हो जाता है और धीरे धीरे करके एक ब्राइट लाइट इमिट होती है जो कि एक केज की तरह बदल कर इसे चारों ओर से घेर लेती है। इसके ब्रिज के नीचे काफी सारे लोटस भी बनते हैं और ये सारे आइस क्रिस्टलाइज लोटस थे और जिसके चलते इन लोटस से काफी टेरिफाइंग सी एनर्जी भी इमिट होती है जो कि ऊपर मौजूद उस फॉर्मेशन को ट्रिगर कर देते हैं और इससे बड़े बड़े आइस लैंशेस बाहर निकलते हैं। युनशी इसे देखते साथ ही अपनी तलवार को चला के मारता है, लेकिन युनशी का ये अटैक भी कुछ खास काम नहीं आता क्योंकि जो बड़े बड़े आइस लैंशेस थे वो लगातार बार बार गिरने लगते हैं और उसके पैथ को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके चलते अब मजबूरन युनशी को अपना फायर व्हील अटैक चलना पड़ता है, जिसके चलते वो सबसे पहले अपने आसपास मौजूद इतने बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स को काट देता है और ऊपर से गिर रही आइस ब्लॉक्स जो कि उसे मारने वाली थी धीरे धीरे करके वो उन्हें भी मेल्ट कर देता है। तभी यहाँ युनशी फील कर पाता है कि धीरे धीरे करके उसके पैर ठंडे पड़ रहे हैं और जैसे ही नजर दौड़ाता है तो वो पाता है कि भाई इसके पैर तो यहीं पे जमने लगे हैं और ये बढ़कर इसके हाथ को भी फ्रीज कर देता है। युनशी ऊपर देखता है तो ये जायंट सा जो फ्रोजन फ्लावर लोटस था ये आगे की ओर बढ़ रहा था युनशी को क्रश करने के लिए। अब युनशी की सटक जाती है, वो यहाँ अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है, साथ ही यहाँ पर जो ड्रैगन गॉड की मैरो पावर थी इसे भी अनलीश करता है और यहाँ फायर उसके आसपास उसकी बॉडी को मेल्ट करना शुरू कर देती है और तभी वो एक फायर लोटस को भी क्रिएट करता है जो कि इतना ज्यादा मैसिव था ना कि ये जो आइस लोटस था इसे अपने अंदर डिवोर कर लेता है और पूरी तरीके से ऐसे घटक जाता है और अगले ही पल सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है कि ह्यूज से एक्सप्लोजन के साथ, जिसके चलते युनशी का रास्ता साफ हो जाता है और वो जैसे ही सामने देखता है कि जो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस उसके सामने बिल्कुल सही सलामत है तो युनशी सीधा दौड़ते हुए अंदर की ओर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो कदम रखता है ना तो यहाँ फैरी की जो सीनियर है उसकी आवाज आती है और वो कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन जो कि यहाँ हमारे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस में कदम रख रहे हो, वो भी हमारी परमिशन के बिना। अब ये कहते हुए वो जैसे ही सामने आती है और युनशी को देखती है तो वो खुद भी हैरान थी और वो कहने लगती है कि क्या तुम जिंदा हो। जिसमें युनशी बिना किसी जवाब के कहने लगता है कि मैं यहाँ पर फेरी ई को देखने आया हूँ, जो सुनकर तो उसे गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि बेशर्म कहीं क्या तुम्हें अभी भी ये नाम लेते हुए शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ मेरी बहन का नाम ऐसे अपने जुबान से लेने की, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहते हुए वो उसके पास चली जाती है और कहने लगती है कि अगर तुम नहीं होते ना तो कभी भी मेरी बहन को कभी भी अपनी कल्टीवेशन को ऐसे ड्रॉप नहीं करना पड़ता, उसे पूरी तरीके से उसे खराब नहीं करना पड़ता और तुम ना होते तो उसे कभी भी फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बाहर नहीं निकाला जाता, तुम ना होते तो पूरे वर्ल्ड में किसी की हिम्मत नहीं होती उसे बदनाम करने की, तुम ना होते तो कोई भी उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाता और आज तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर युनशी पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे फेरी ई के साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। वो इमीडिएटली दौड़ के जाता है, उसे पकड़ता है और कहने लगता है कि क्या तुमने क्या कहा, मुझे बताओ आखिर वो कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अपने पावर्स का एक्टिवेट करते हुए इसे दूर भटक देती है और तभी उसे उसकी फिक्र होती है और कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। अब यहाँ युनशी जो कि घुटनों के बल मौजूद था वो कहने लगता है कि अच्छा तो मैं समझ गया, तुम लोगों ने ऑलरेडी उसे यहाँ से निकाल दिया है। तभी यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है गोंग यूशियान बाहर निकलो, मुझे तुमसे हिसाब लेना है। जो यहाँ पे सीधा आगे बढ़ता है उससे पंगा लेने के लिए, जो देखकर यहाँ पे जो फेरी की सिस्टर है सीनियर सिस्टर वो उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पागल हो गए हो क्या। और तभी वो इमीडिएटली युनशी के सामने आ जाती है, अपने आइस लोटस को एक्टिवेट करते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है ताकि वो उसे रोक पाए। लेकिन युनशी तो स्लैश अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अब तभी युनशी उसके तरफ काफी सारे स्लैश अटैक करता है जिससे जैसे तैसे वो बच जाती है, लेकिन उसका निशाना तो असल में कुछ और था। यहाँ जो वाटर बैरियर लगा हुआ था उसके ऊपर युनशी हमला कर देता है जो कि सारे अटैक्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और तभी यहाँ पर एक टेंटिकल टाइप की चीज बाहर निकलती है जो कि सीधा युनशी से जाके लिपटने लगती है, लेकिन युनशी इसके ऊपर चला के अपनी स्वॉर्ड को मारता है। अब इसका इम्पैक्ट युनशी को भी फील होता है और वो खुद भी काफी दूर जा गिरता है। यहाँ पे इनकी जो हेडमास्टर है वो इमीडिएटली आ जाती है, हवा में फ्लोट करते हुए साथ में अपने 2 चमचों को भी उठा लाती है। अब उसे देखते साथ ही युनशी मन में आइडिया लगा लेता है कि ये वही है जिसने की फेरी ई को यहाँ से निकाला होगा। अब तभी यहाँ पे वो लेडी आते साथ ही कहने लगती है कि बताओ आखिर तुम हो कौन जो कि बिना हमारी परमिशन के यहाँ पे घुस आया है। अब यहाँ पे सीनियर सिस्टर पैलेस मास्टर को जाकर सारी बात बता देती है कि ये वही युनशी है कि जिसके वजह से अब यहाँ पे जैसे युनशी का नाम सुनना था वो यहाँ पे गुस्से से तिलमिला उठती है और वो कहने लगती है कि क्या युनशी, अच्छा तो ये वही युनशी है। यहाँ पे बाकी सारी लेडीज भी बात करने लगती है कि युनशी तो मारा जा चुका था ना, तो आखिर ये क्या ये उसका भूत है। युनशी तभी यहाँ पे जो पैलेस मास्टर से उससे कहने लगती है कि एक बात बताओ, मैं
मैंने अभी अभी जो सुना क्या वो सच है? क्या तुम लोगों ने सच में फेरी चू यूचेन को यहाँ से निकाल दिया? इवन की उसकी कल्टीवेशन को भी तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का सोचा? बताओ क्या ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है? अभी यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो पैलेस मास्टर थी वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम यहाँ मेरी जगह पर आकर यहाँ मुझसे आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हो। अगर इतनी ज्यादा परवाह होती तो तुम कभी भी वो हरकत करते ही नहीं कि जिसके चलते हमें उसे यहाँ से निकालना पड़ा। तुमने खुद उसे मजबूर किया, तुमने ही उसका दिमाग खराब किया और उससे वो सब कुछ करवाया कि जिसके चलते आज वो हमारे बीच नहीं है। तुमने हमारी हजारों साल की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला के रख दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम यहाँ मुझसे सवाल कर रहे हो? मुझे यहाँ पे उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड और ये जो डैम रूल्स है ना, इसका आखिर मुझसे क्या लेना देना? और रही बात तुम्हारे सो कॉल्ड रेपुटेशन की, तो इसका भी मुझसे क्या लेना देना? मेरे और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ इसका आखिर तुमसे क्या लेना देना? तुम लोगों को आखिर इसमें अपनी नाक क्यों घुसानी पड़ रही है? जो कुछ है हमारे बीच है, हमारा मसला है। यहाँ तक कि हेवन तक को भी कोई अधिकार नहीं कि वो हमारे बीच इंटरफेयर कर सके। तो आखिर तुम होती कौन हो जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है उस पर उंगली उठाने वाली? है आखिर तुम्हारे पास ऐसे कौन से राइट्स है, ऐसा कौन सा हक है कि जिसके चलते तुमने उसकी कल्टीवेशन तक को भी पूरी तरीके से खराब कर दिया? जवाब चाहिए मुझे, और अगर तुम्हारा जवाब मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया ना तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। यहाँ पे उसकी बात सुनकर सीनियर सिस्टर भी हैरान थी। अंजू यहाँ पे चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि खूसट बुढ़िया जवाब दे, मुंह खोल, मैं यहाँ पे तेरी भद्दी शक्ल देखने नहीं आया। अभी यहाँ पे जो पैलेस मास्टर थी ना वो उसके ऊपर हमला करते हुए उसे दूर फेंकने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानते भी हो कि वो मेरी क्या लगती है? वो मेरी सबसे फेवरेट डिसाइपल थी, जैसे कि मैंने अपनी बेटी की जैसा ट्रीट किया, अपनी बेटी के जैसा पाला है, और तुम यहाँ पे मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। हालांकि उसने जो किया उससे मैं बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे लड़के के लिए, एक आउटसाइडर के लिए उसने ये सब कुछ किया। मैंने उसकी कोई कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं की। उसने अपने पेट में पल रहे तुम्हारा वो जो बच्चा है ना उसे बचाने के लिए उसने खुद अपने हाथों से अपनी कल्टीवेशन को खराब कर लिया, उसे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया ताकि वो उस बच्चे को बचा पाए। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। ये सुनकर तो इवन की युनशी भी हैरान था, जो कि यहाँ उसके अटैक को रोक रहा था और वो बस उसकी बातें गौर से सुने जा रहा था। तभी यहाँ पैलेस मास्टर आगे बताने लगती है कि उसने फ्रोजन क्लाउड आउट को प्रैक्टिस किया था और सदियों से करती आ रही थी। वो बहुत होनहार स्टूडेंट थी, लेकिन यहाँ स्नो रीजन जहाँ पर एक्सट्रीम आइस मौजूद है वहीं पर ही बस इस मेथड को, इस आर्ट को प्रैक्टिस किया जा सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ पर इस जगह पर और ज्यादा रुकती और उस आर्ट को कल्टीवेट करती तो उसके पेट में पल रहा वो जो बच्चा है वो कुछ ही महीनों में मारा जाता, और बस उसे बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। युनशी ये सारी बातें सुनकर कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर एक पर्पल वेन हेवनली क्रिस्टल को यूज किया जाता ना तो उसके जो प्रोफाउंड वेन्स है उसे टेम्पररीली सील किया जा सकता था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? उसके डेंटेनियंस को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता था, यहाँ तक कि उसकी बॉडी में जो कोल्ड एनर्जी है उससे बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन तुम लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। अब मेरे सामने ये बहाना तो मत बनाना कि तुम इस हजारों साल पुराने पैलेस की मास्टर रही हो और तुम्हारे पास जरा सा भी पर्पल वेन हेवन क्रिस्टल मौजूद नहीं है। तुम गोंग यूशियान, तुम जो कि ब्लू वाइंड एम्पायर के बिल्कुल पीक पे खड़ी हो और तुम्हें नहीं पता इस बारे में? वाह, मेरे सामने तो तुम अपना भद्दा मुंह खोलना ही मत। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश भी मत करना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम एक नंबर की इनोसेंट हो। यहाँ पे ये सुनकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी पीछे से सीनियर सिस्टर कहने लगती है कि पैलेस मास्टर क्या ये बात सच है? जिसपे वो कहने लगती है कि मुझे कुछ करने का मौका कहाँ दिया उसने तो जैसे ही कुछ सुना और बस तुरंत ही एक्ट कर लिया। मेरे पास मौका ही नहीं था कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। ये सुनकर युनशी कहने लगता है कि झूठ, तुम एक नंबर की झूठी हो। तुमने तो कभी उसके बारे में या उसके बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। वो जिंदा या मर रही है तुम्हें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो बस हजारों साल पुरानी तुम्हारी ये जो सो कॉल्ड रेपुटेशन है ना, इसकी परवाह है तुम्हें। तुम इसकी फिक्र करती हो। तुम्हें नहीं पड़ता फर्क ना, नहीं पड़ता और ना कभी पड़ेगा। तुम्हें बस अपने रेपुटेशन को बचानी है ताकि लोगों के सामने तुम लोग महान बन सको। तुम्हें नहीं पड़ता ना फर्क इससे कि वो न जाने किस हाल में होगी, कैसी सिचुएशन में होगी। उस अपनी बेटी कहती हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ा कि तुम्हारी बेटी ने किस हद तक कोशिश की, किस हद तक उस बच्चे को बचाने के लिए चली गई, किस हद तक खुद को मजबूर कर दिया। तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उस रेपुटेशन को बचाने के लिए जिसे बेटी कहती हो, जिसे कहती हो बेटी जैसा दर्जा दिया है, उस तक को तुमने खुद से दूर कर दिया। हाँ, ये कहते हुए युनशी एक बहुत ही तेज वाइंड अटैक उसकी ओर कर देता है। यहाँ पे सबके सामने इसकी सच्चाई लाने के बाद जो सीनियर सिस्टर थी ना वो खुद भी हैरान थी और कहने लगती है कि तो इसका मतलब मेरी सिस्टर, अब पैलेस मास्टर समझ चुकी थी कि भाई बाजी इसके हाथ से निकल रही है, इसे अब अपनी रेपुटेशन बचानी थी। तो यहाँ पे सभी के सामने कहने लगती है कि बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो। जो कुछ भी यू चैन ने किया है वो सब कुछ उसकी जिम्मेदारी थी, उसने खुद से किया है। और यहाँ पे सबको पता है कि भले ही उसने अपनी कल्टीवेशन को रूइन कर लिया हो, लेकिन फिर भी उसकी जो मिस्टिक पावर है वो इस वक्त एक किंग फेस पे है। और इस पूरे के पूरे इंटायरली ब्लू वाइंड एम्पायर में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि शायद उसे हर्ट कर पाए। युनशी अपनी तलवार को उठाते हुए कंधे पे रखता है और कहने लगता है कि मैंने आज तक हर एक चीज का सूद समेत बदला दिया भी है और बदला लिया भी है। बढ़िया, तुम यहाँ पे बस उम्मीद करो और दुआ करो कि उसे और उसके बच्चे को कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक को भी कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगा ये पूरी दुनिया देखेगी। जिस पे पैलेस मास्टर को गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि
उसके और उसके बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ हो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम यहाँ पर आकर जंगलियों जैसा बर्ताव करो। ये कहते हुए वो उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि अगर तुमने अभी इसी वक्त मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना अपनी इस हरकत के लिए तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। हाँ, सोचना भी मत कि मैं यहाँ से तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। यहाँ पे युनची कहने लगता है कि क्या एक्सप्लेनेशन, और फिर वो यहाँ पर अपनी ड्रैगन गॉड की मैरो पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को टाइटली होल्ड करते हुए उसे जमीन में धंसा देता है और कहने लगता है कि अब चूंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया है, तुम देखना चाहती हो कि मेरे अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है और तुम डेस्परेट हो देखने के लिए कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है, तो फिर ठीक है, अब तुम देखोगी कि युनची को गुस्सा दिलाने की कीमत क्या है। ये कहते हुए युनची अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है और इसी फैंटास्टिक से मोमेंट के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब गाइस नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में काफी मजा आने वाला है क्योंकि इसमें भाई धूम धड़ाके की फाइट तुम्हें देखने को मिलने वाली है और साथ ही काफी सारी सीक्रेट से भी पर्दा उठने वाला है। बट इससे पहले एक श्योर कि गाइस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।